कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े हॉल से होती है, जहां पर हम देखते हैं ढेरों बॉडीगार्ड जमीन पर मरे पड़े होते हैं। पूरा फर्श खून से सना हुआ होता है। इससे पता चलता है कि अभी कुछ ही देर पहले यहां पर भीषण फाइटिंग हुई थी, जिसमें सभी लोग मारे गए। इन्हीं के बीच हमारी इस स्टोरी का मेन हीरो खड़ा होता है, जो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग मुझे क्या समझते हैं, अंत में मेरे बाप की मौत तो मेरे ही हाथों होगी। फिर इसके बाद हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर वही लड़का यानी कि हमारी कहानी का मेन हीरो अपनी क्लास में बैठकर चुपचाप अपनी असेसमेंट पूरी कर रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तुम बहरे हो क्या? तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा? आज लंच में क्या लेकर आया है? क्लास के 3 बदमाश लड़के एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। उग ये साला कितना बेवकूफ लड़का है, इसको स्कूल के बाद बताते हैं। दूसरा लड़का बोलता है, उस लड़के से भला तुमको उससे क्या काम? मोटा लड़का बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं उससे पैसे लूंगा? लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़का अपने बाप के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता है, तुम्हें उससे भला क्या ही पैसे मिलेंगे? मोटा लड़का कहता है, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। एक फैमिली जितनी ज्यादा गरीब होती है, उससे उतने ज्यादा पैसे हड़पे जा सकते हैं। वहां हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होता। उसके बाप ने सारी जिंदगी दूसरों के नीचे दब के काम किया है, भला वो क्या ही कर लेगा? अब जब ये सब बातें चल रही होती हैं, हमारी कहानी का मेन हीरो यानी वही लड़का ये सब बातें सुन रहा होता है। आज मैं उसके सारे पैसे हड़प लूंगा। हाँ, तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उनके पास जाता है। मोटा लड़का बोलता है, क्या बे, तुझे भी चाहिए पैसे? अब इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वो लड़का अपना पेन निकालता है और मोटे लड़के की दोनों आंखें फोड़ डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर उस लड़के को डांट रहा होता है, हे भगवान, तुम पिछले 3 सालों से एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करते आ रहे हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो लड़के तो तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सब आखिर क्यों? अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही चुप बैठे रहोगे? अगर तुम यूं ही चुप बैठे रहे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसके बाद वो लड़का बोलता है, वो बहुत ऊंचा बोल रहे थे सर। टीचर थोड़ा असमंजस में बोलता है, क्या वो बहुत ऊंचा बोल रहा था इसलिए मैंने उसे मारा सर? और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है कंग पिल्डू। कंग अपनी इस हरकत के बाद पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स कंग को लेकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तुमने सुना क्या? इस लड़के ने उसकी आंख फोड़ डाली क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था। रियली? आखिर ये खुद को साबित क्या करना चाहता है? ये पक्का एक साइको है, साइकोपैथ कैंग पिल्डू। इन सब चीजों के बावजूद कैंग पिल्डू खुद को बार बार एक ही बात बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। अगर कुछ है जो मुझे चाहिए तो मैं उसे पाकर ही दम लेता हूँ। अचानक सीन बदलता है और एक आदमी ऑफिस में आता है और कहता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। तब हम देखते हैं कि सामने ऑफिस में कंग पिल्डू बैठा होता है, जो यहीं पर बैठकर अपना वो सारा स्कूल वाला सीन याद कर रहा था। ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि कंग पिल्डू अपने देश का वन ऑफ द टॉप प्रोसिक्यूटर बन चुका है, जो सरकार को देश के टॉप क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। कंग पिल्डू इस समय अपने देश के बाकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये है सेनवा ग्रुप। कंग अपनी टीम को एड्रेस करते हुए बताता है कि ये एक नई कंपनी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये लोग एक लोन बिजनेस रन करते हैं, लेकिन अब ये हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने लगे हैं। पिछले ही साल इन लोगों ने $500 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बीच में उनका बॉस कैंग को टोकते हुए बोलता है, ठीक है बच्चे, लेकिन मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। कंग पिल्डू बताता है, यही तो असली बात है। ये लोग जैसे बाहर से दिखते हैं, अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं है। सेनवा ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है सर। इन लोगों ने देश की सभी बड़ी गैंग्स और माफियाओं को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी वजह से ये आज देश में बहुत बड़ी पावर और इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहे हैं। असल दिक्कत ये है कि जैसे जैसे इनकी कंपनी आगे बढ़ रही है, इनके क्राइम्स भी बढ़ती जा रही हैं। जो भी इनके रास्ते में आता है, ये लोग उसे मार डालते हैं। ये जीते जागते दरिंदे हैं और ये सब करने के बावजूद ये आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि पीछे से इनको एक बहुत बड़े आदमी का सपोर्ट है। नेशनल असेंबली मेंबर कंग डू, यही सेनवा ग्रुप का असली मालिक है। और जो कुछ भी मैंने बताया उन सबके पीछे इसी आदमी का हाथ है। अब हम देखते हैं कि टीम के मेंबर्स ये नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। कंग इल्डू, अरे ये तो वही है ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद बॉस कहता है, ऑल राइट, मीटिंग यहीं खत्म होती है। और हाँ कंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, बॉस कैंग से कहता है, कंग पिल्डू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो? कंग पिल्डू कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस कहता है, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ, आखिर तुम सेनवा ग्रुप के पीछे क्यों पड़े हो? कंग बताता है, वो उनके पीछे नहीं पड़ा है। देश में कहीं भी क्राइम हो रहा हो, उसे इन्वेस्टिगेट करना उसका काम है और वो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन ये बोलते बोलते कंग अचानक खो जाता है और अपने सामने अपनी माँ को पाता है। उसकी माँ कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस रास्ते मत आओ। कंग कहता है, आखिर किसी को तो आना ही होगा। उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वो यहीं पर रुक जाए, क्योंकि एक बार ये सब शुरू हुआ तो इसका अंत बहुत भयानक होगा।
कंग साफ मना कर देता है और कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वापस जब कंग को होश आता है तो उसे याद आता है कि वो तो ऑफिस में खड़ा है। कंग का बॉस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये जानते हो ना, सेनवा ग्रुप का मालिक कंग इल्डू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। अगर हमने इस आदमी से पंगा लिया तो पूरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट की वॉट लग जाएगी। कंग पिल्डू ने सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ। बॉस बोला, चलो अच्छा है कि तुम जानते हो, अब उस केस को यहीं बंद करते हैं। और तभी बॉस का फोन बजता है। फोन पर लिखा होता है, मिस्टर कंग। फोन उठाते ही बॉस एकदम फ्रेंडली अंदाज में बात करने लगता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा कॉल आएगा, वैसे काफी बिजी होंगे तुम। बॉस फोन पर मिस्टर कंग को बताता है कि उसने लड़के को सब साफ साफ समझा दिया है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंग पिल्डू का ये सब देखकर खून खौल रहा होता है, इसी वजह से वो वहां से बाहर जाने लगता है। तभी बॉस को एक खबर मिलती है। वो तुरंत कंग को रोकते हुए कहता है, अरे पिल्डू, तुम्हें खबर मिली क्या? तुम्हारी माँ मर चुकी है। ये सुनते ही कंग पिल्डू का दिमाग हिल जाता है। इसके बाद फ्यूनरल का सीन आता है, जहां एक बिल्डिंग के अंदर ढेरों सारे फूल रखे होते हैं। इस फ्यूनरल में कोई भी इनवाइटेड नहीं होता है, इसीलिए बाहर बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा होता है कि अंदर आने की कोशिश मत करना। ये फ्यूनरल और किसी का नहीं बल्कि कंग पिल्डू की ही माँ का होता है। यहाँ मौजूद सेनवा ग्रुप के ढेरों बाउंसर्स फोटो के इर्द गिर्द फूल रख रहे होते हैं। तभी अचानक गैंग का एक आदमी बोलता है, इस औरत को मरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दूसरा आदमी बोलता है, यहाँ एक चींटी तक अलाउड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी उन्हीं में से एक बॉस के पास आकर कहता है, ये फोटो बार बार नीचे गिर जा रही है, इसका क्या करें? बॉस गुस्से में बोलता है, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? हम क्या इसकी पूजा करेंगे? इसे फेंक दो। और वो फोटो को नीचे जमीन पर फेंक देता है। वापस से बाउंसर्स लोग अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। उनमें से एक आदमी कंफर्म करने के लिए आगे जाता है तो देखता है कि सामने कंग पिल्डू खड़ा होता है। वो आदमी कंग को वार्निंग देता है, यहाँ हम किसी भी विजिटर को अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल लो। कंग पिल्डू अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ा होता है और वहां से एक कदम भी नहीं हिलता। वो आदमी फिर से उसे वार्न करता है, हमारे काम में टांग मत अड़ा लड़के, आखिर तू है कौन? तभी कंग का आईडी कार्ड नीचे गिरता है, जिस पर उसकी सारी जानकारी लिखी होती है। गैंग वाले समझ जाते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर वाला है। कंग उनसे चुपचाप बस एक सवाल पूछता है, क्या मेरी माँ को मारा गया? कुछ ही देर पहले इल्लडू उसी बिल्डिंग में मौजूद एक डॉक्टर से भी मिलकर आया था, लेकिन डॉक्टर ने भी सच नहीं बताया। हालांकि कंग के हाथ एक फाइल जरूर लगी है, जिसमें ये सब लिखा है कि उसकी माँ को कैसे मारा गया। कंग इल्लडू गैंग वालों से कहता है, तुम लोगों ने अपना काम बहुत सफाई से किया, लेकिन आखिर क्यों? तुम लोगों ने इस बेरहमी से मेरी माँ को मारा कि वो मदद की गुहार भी नहीं लगा सकी। तुम लोगों ने एक के बाद एक चाकू घोंपे, लेकिन तुम लोगों से एक गलती हो गई। मरते समय मेरी माँ ने अपने मुंह में कुछ डाला था। इतने में पीछे से बॉस इशारा करता है। गैंग का एक आदमी आगे बढ़ता है और कंग से कहता है, सुनो, तुम जो भी हो, हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, जाओ पहले हमें अरेस्ट करने का वारंट लेकर आओ। वो आदमी कंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसे हम लोगों ने ही मारा है? हम शांत हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, इसका फायदा मत उठाओ। और तभी क्रैक कंग उस आदमी की उंगली तोड़ देता है और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, कंग उसे एक जोरदार किक मारता है। गैंग वाले अब अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक आदमी अपना चाकू निकालता है और सीधा कंग पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। कंग उसे डॉज करता है और अपना दाहिना हाथ सीधा उसके माथे पर मारता है। फिर एक जबरदस्त पंच बूम, वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। कंग पिल्डू कहता है, ये गलती मैंने नहीं बल्कि तुम लोगों ने कर दी है। कंग पिल्डू अब भी कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा होता है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और इस तरह कंग पिल्डू वहां मौजूद गैंग के हर एक मेंबर को खत्म कर देता है। ये बात पहुंचती है सेनवा ग्रुप के मालिकों तक। ये तीनों लड़के कंग इल्लडू यानी कि सेनवा ग्रुप के मालिक के बेटे होते हैं। कंग पिल्डू भी इसी फैमिली का पार्ट था। इन तीनों का भाई और कंग इल्लडू का लड़का, लेकिन वो अलग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? उसने अलग रास्ता क्यों चुना? ये कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। कंग इल्लडू का तीसरा लड़का कंग टैगो गुस्से में कहता है, उसने हमारे आदमियों को अकेले मार डाला, तो क्या अब हम कुछ नहीं करने वाले? दूसरा लड़का कंग मूंग कहता है, लेकिन इससे डैड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहला और सबसे बड़ा बेटा कंग चाबुक बोलता है, टैगो सही कह रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। तीनों सामने बैठ अपने बाप की तरफ देखते हैं और एक साथ पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए डैड? कंग इल्लडू, जो सेनवा ग्रुप का मालिक, नेशनल असेंबली का मेंबर और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट है, जवाब देता है, मेरा ही लड़का है, थोड़ा तो जिद्दी होगा ही, मार डालो। जिस तरह से हमने बाकियों को खत्म किया है उसे भी खत्म कर दो। रात के समय एक रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा होता है।
दोस्त बोलते हैं क्या भाई, आज बस इतना ही? वो लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं करने वाला, अगली बार देखेंगे। और जैसे ही वे सब वहां से जा रहे होते हैं, एक लड़के की नजर कंग पील्डू पर पड़ती है जो वहीं से गुजर रहा होता है। वो उसे पहचान लेता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसने 12वीं में एक लड़के की आंख फोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था। दूसरा लड़का कहता है, अरे हाँ यार, ये तो वही है, तुझे याद है इसे हम स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? तभी तीसरा दोस्त उसे गौर से देखता है और पहचान जाता है, कंग पील्डू द साइकोपाथ। फिर वो लड़का याद करता है कि स्कूल के समय वही मोटा लड़का और उसकी गैंग उसे कितना तंग किया करते थे। यहाँ तक कि जब टीचर्स उसे रोकने आते थे तो वो गैंग उन्हें भी डरा देती थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। वो तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसे हमेशा दूसरों के नीचे दबकर ही रहना पड़ेगा। कंग पील्डू ये सब जानता था। वो कई बार ये सब होते देख चुका था। एक दिन जब वो लड़का अपनी जिंदगी से हार कर खुद को मारने वाला होता है, वो कहता है, मेरे मरने से सबको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। तभी कंग पील्डू वहां आता है और उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़का सन्न रह जाता है। फिर कंग पील्डू उसे कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। तब हमें पता चलता है कि स्कूल के समय कंग पील्डू ने उस मोटे लड़के की आंख क्यों फोड़ी थी। ये पहली बार था जब सबने कंग पील्डू का ये नया रूप देखा। तभी से उसे लोग जानने लगे, कंग पील्डू एट द साइकोपाथ। उस दिन उस लड़के को भी समझ नहीं आया था कि आखिर कंग ने उसके लिए ये सब क्यों किया। और आज कई सालों बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब कंग पील्डू आराम करने के लिए अपने घर जा रहा होता है। वहां वो देखता है कि उसके घर की बिल्डिंग के नीचे एक लड़की खड़ी है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। उसे किसी दूसरी लड़की ने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो लड़की अभी तक पहुंची नहीं है। पील्डू उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। वो लड़की अब भी उसी जगह किसी का इंतजार कर रही होती है। कंग पील्डू अपने घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी अचानक साइड से एक चाकू उसकी तरफ आता है। कंग तुरंत पोजीशन लेता है और सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाता है। वो अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है और बातों में उलझाकर मौके का फायदा उठाते हुए उस हमलावर को जमीन पर दे पटकता है। धड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उस बंदे की हड्डी पसली टूट जाती है। कंग उससे पूछता है, बता तुझे किसने भेजा? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए, सामने से दूसरा आदमी आ जाता है। कंग उसे भी बड़ी आसानी से खत्म कर देता है, 1-2 पंच में ही। अब बारी आती है बॉस की, जो सामने बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो कंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तो अच्छा तू ही है प्रोसिक्यूटर कॉन्ग? कितना गरीब है रे तू, तेरे घर में बस ये एक बोतल मिली। अच्छा बता, तू प्रोसिक्यूटर ही है ना? क्योंकि देखने में तो तू बहुत पढ़ाकू लगता है। बड़बड़ाते हुए वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और बोलता ही रहता है। लेकिन तभी कंग पील्डू की नजर वॉशरूम के अंदर पड़ती है। वहां एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी होती है। कंग पूछता है, तूने इसको क्यों मारा? वो आदमी बताता है कि यह लड़की उसे नीचे मिली थी। फिर वो खुद ही कहता है कि ये सब उसने कंग को फंसाने के लिए किया। जब मीडिया वालों को एक प्रोसिक्यूटर के घर से लड़की और ढेर सारी ड्रग्स मिलेंगी तो सवाल उठेंगे। कल के न्यूज़पेपर में तू हेडलाइन बनेगा। कंग पील्डू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू सच में बहुत बड़ा गधा है। आजकल मीडिया ऐसे काम नहीं करती। मीडिया की अटेंशन चाहिए तो तुम्हें किसी को मरना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर सोचता है, पील्डू तो मुझसे भी बड़ा निकला। इसको मारने के लिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कम पैसे ले लिए। अब वो आदमी जिसने कंग पील्डू के घर हमला करवाया था, सीधे सैनवा ग्रुप के असली ठिकाने पर बैठा होता है। यह आदमी बहुत रहस्यमयी है। इसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। सामने बैठे कंग इल्डू से वो शांति से लेकिन कड़े लहजे में कहता है, तूने जो गंध मचा रखा है अब उसे साफ करना होगा। तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? अगर चीजें और बिगड़ी तो सबकी वाट लगेगी। ऊपर से ये उच्च आयोग वाले भी हमें नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही कंग इल्डू का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो आदमी बिना रुके बोलता रहता है, आज तुम जिस मुकाम पर हो वहां से अगर गिरे तो सब गया। बाकी मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं, इसे पर्सनली मत लेना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, हमें अपनी इमेज सुधारनी होगी, इसलिए ये फालतू के लफड़ों से दूर रहो। कंग इल्डू गुस्से से जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मुझे पूरे साउथ कोरिया की कब्र खोदनी पड़ेगी। अब वो आदमी भी टोन चेंज करते हुए बोलता है, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। कंग इल्डू उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तक मजाक करते करते पहुंचा हूँ? वो आदमी अब भड़क जाता है, तुम गंवार आदमी, तुझे सब सीखना पड़ेगा। कंग इल्डू सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर किसी ने मुझे सिखाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि मेरी अपनी फैमिली भी क्यों ना हो। वो खड़ा होकर गरजता है, तू मुझे सिखाएगा बुड्ढे? मेरे रास्ते में मत आ, समझा? अब वो आदमी पूरी तरह डर जाता है, उसकी जुबान कांपने लगती है। हाँ, मैं समझ गया मिस्टर कैंग, मैं अपने आदमियों को अभी वापस बुला लेता हूँ।
अब इससे पहले कोई उसका फोन उठाता, कैंग पील्डू सबको खत्म कर चुका होता है और फोन उठाता है कंग पील्डू। अब पील्डू की आवाज सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो फोन कंग इल्डू को थमा देता है। कंग इल्डू फोन पकड़ता है और बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। वो साफ साफ कंग पील्डू को धमकी देता है, मुझसे पंगा मत ले, भारी पड़ेगा, मेरी साइड आजा, तुझे प्रोसिक्यूटर जनरल बना दूंगा। और आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तेरा डाला? कंग पील्डू जवाब देता है, शायद आप समझे नहीं डैड, माँ का मरना मेरे लिए एक सदमा है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था जब तक मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन तूने मुझसे वो छीन लिया, मेरी माँ को मार डाला। अब जब इनके बीच बातचीत चल रही होती है, हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कंग पील्डू ने उस आदमी को बांध रखा। उस आदमी को किसी चीज की महक आती है, सामने गैस लीक हो रही होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखते ही देखते पूरे घर में गैस भर जाती है और इसके बाद बूम, एक बड़ा सा धमाका और पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरे शहर में इसकी गूंज फैलती है और कंग बोलता है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा किसी का मरना कैसा होता है। जो जो मेरी माँ के मर्डर में शामिल था सब मरेंगे, वो चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। कंग इल्डू एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, तो मेरा हरामीपन तुझमें भी आ गया। हाँ, अब इसके बाद कंग पील्डू वहां से चला जाता है, मन में एक बात बोलते हुए, मुझे नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा। मैं एक बुरा इंसान हूं और बुरा ही रहूंगा। कंग टैगो की चाल। बिल्डिंग में ब्लास्ट होने वाले इंसिडेंट के अगले ही दिन बाद एक चमकती धमकती बिल्डिंग में कंग टैगो अपने कुछ आदमियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। टैगो बोलता है, वो साला पीलू बचपन से ही ऐसा था, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। टैगो कहता है, मैं डैड के इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। पील्डू की उस हरकत के बाद मेरे भाई गुस्से से उबल रहे हैं, तो सोचो मेरा बाप कितना गुस्सा होगा। हम सबसे पहले पील्डू को खत्म करेंगे। आखिर डैड को भी पता चलना चाहिए कि टैगो किसी से कम नहीं है। तभी उसका एक आदमी टैगो से कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें इलेक्शंस खत्म होने तक का वेट कर लेना चाहिए? कंग टैगो बोलता है, यहीं इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारी ये हालत है। मेरे दोनों भाइयों को कंपनी का एक बड़ा शेयर मिलने वाला है, लेकिन हम आज भी यहीं बैठे हैं। बस ये अब मेरे से और नहीं देखा जाता। अब खुद को साबित करने का एक ही तरीका है, कंग पील्डू की इन्वेस्टिगेशन। अब एक तरफ जहां टैगो पील्डू के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता है, वहीं दूसरी तरफ कंग भी अपनी मां की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। पील्डू को बार बार एक अननोन नंबर से टिप मिल रहे होते हैं। कोई उसे मोबाइल पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भेजता है जिसमें साफ साफ उसकी मां चोरी छिपे कहीं जाते दिख रही है। यह फुटेज कुछ ही दिन पहले का है। फिर पील्डू को एक मैसेज आता है, इस लोकेशन पर जाओ। कंग पील्डू फौरन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन एक बात जो उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी, वो ये कि उसकी मां इस जगह पर क्यों आई थी। कंग पील्डू वहां खड़ा होकर इस इलाके का मुआयना करना शुरू करता है। सामने ऊपर एक कैमरा लगा है और आसपास सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तभी अचानक किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। कैंग पिल्लू तुरंत वहां छुप जाता है। ये अननोन लोग किसी आदमी को घसीटते हुए अंदर ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ध्यान से, ये ताज़ा माल है, इसको कुछ हुआ तो हमको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अब कंग ये सब देखकर एक चीज समझ चुका होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। सामने वाली बिल्डिंग में ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हर जगह बस कुत्ते ही कुत्ते। फिर देखते हैं कि जिस आदमी को अभी अभी ये लोग घसीट कर लाए थे, वो इनसे जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी बेसबॉल बैट पकड़े हुआ आदमी बोलता है, देख भाई, हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ये देख, पैसे न चुका पाने पर मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई और यहाँ तक कि अपने ऑर्गन्स तक को बेचकर आपके सारे पैसे ब्याज समेत आपको चुका दूंगा। ये तूने ही साइन किया था ना? वो आदमी बोलता है, हाँ, ये मैंने ही साइन किया था, लेकिन इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ, इससे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी गुंडों से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बस एक और मौका दे दो, अगले महीने तक मैं सारे पैसे चुका दूंगा। तभी बेसबॉल वाला आदमी कुत्ते से तंग आ जाता है, ये साले कुत्ते लोग, और वो उस कुत्ते को बेसबॉल बैट से मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आता है और बोलता है, सॉरी भाई, ये कुत्ते की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? वो बोला, मुझे बस एक चांस दे दो। तुझे चांस दूं? ये बोलते ही गैंग वाला अपना बेसबॉल बैट उसके सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैंग पील्डू वहां पहुंच जाता है। गैंग वाला बोलता है, अब तू कौन है बे? पील्डू थोड़ा इधर उधर नजर घुमाता है और देखता है कि यहाँ ढेर सारे कुत्तों को केज में बंद करके रखा हुआ है। वो बोलता है, डोंट वरी, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो, मुझे बस यहाँ पर थोड़ा सा काम है। लेकिन एक आदमी फिर से कैंग को रोकते हुए बोलता है, तुझे दिख नहीं रहा है, हम यहाँ थोड़ा बिजी हैं, इसलिए तू यहाँ से कल्टी। ऑक्शन आज रात को स्टार्ट होगी, पहले ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसीलिए तुझे माल चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दरअसल इन लोगों को लग रहा होता है कि पील्डू इनसे कुछ माल खरीदने आया है। कंग पिल्डू फिर से कहता है, देखो, मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ चेक करना है,
जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बेसबॉल वाला पूछता है, तुझे आखिर यहाँ क्या चेक करना है? कंग बोला, मुझे दरअसल यहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करने हैं। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। सीसीटीवी? तो तू यहाँ माल लेने नहीं आया? और तभी सब लोग हंसने लग जाते हैं। बेसबॉल बैट वाला बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है भैंस की आंख? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस होता है और कंग से कहता है, क्यों ना अगर कस्टमर सीसीटीवी कैमरा देखना चाहता है तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस एक्स्ट्रा सर्विस का हमको क्या मिलेगा? वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे अपनी कोई एक आंख दे और मैं तुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूँ। तभी अचानक पीछे खड़ा आदमी कंग पर हथौड़े से अटैक कर देता है। कंग किसी तरह खुद को बचाता है और एकदम फुर्ती से उसकी कॉलर को पकड़ता है और बैंग, सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार नी स्ट्राइक और वो आदमी दूर जाकर गिरता है। कंग नीचे गिरी हुई जंजीर को उठाता है और सबको वार्न करता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। अब जो मुझे सीसीटीवी कैमरास की जानकारी देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, डिसाइड कर लो। ये सुनते ही सभी कैंग पील्डू पर टूट पड़ते हैं। वो आदमी जिसे ये लोग कहीं से लाए थे खुद को बचाने के लिए एक दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन कंग को अब कोई नहीं रोक सकता। वो 1, 2, 3 सबको खत्म कर देता है। दीवार के पीछे छिपा हुआ वो आदमी ये सब देख स्टन रह जाता है और वो बेसबॉल वाला कंग बिना हेजिटेशन के उसे भी मार डालता है। अब कंग पील्डू बेसबॉल बैट उठाता है और सीधा जो 2 लोग बच गए होते हैं उनके पास जाता है। वो फिर से कहता है, जो मुझे जानकारी देगा वो बच जाएगा, डिसाइड कर लो। पहला आदमी बोलता है, देखो अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन तुमको दी तो वो लोग हमें मार डालेंगे। मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरास की जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पील्डू उसे एक जोरदार शॉट देता है और वो आदमी खत्म। अब बारी आती है दूसरे वाले की। वो बेचारा इतना डर गया होता है कि वो बिना बात घुमाए सीधा कहता है, सारे सीसीटीवी कैमरे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस दरवाजे के अंदर मिलेगी। कैग पिल्लडू दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। एंटर करते ही उसे अंदर कई सारी ट्यूब्स में ढेर सारी आंखें पड़ी मिलती हैं। थोड़ा और आगे जाने पर वो देखता है वहां पर खून और ढेर सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए हैं। सामने एक शख्स कानों में बड्स लगाकर कुछ काम कर रहा होता है। उसके इर्द गिर्द ढेर सारी नकली आंखें पड़ी होती हैं और वो इन्हीं को एक एक करके रंग रहा होता है। तभी कंग पिल्लडू के फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर वो आदमी हिल जाता है। कंग पिल्लू कहता है, मैंने सुना है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे यहीं पर हैं। वो आदमी अपने ईयरबड्स बाहर निकालता है और पीछे मुड़कर देखता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हाई स्कूल का वही स्टूडेंट है जिसकी कैग पिल्लडू ने आंख फोड़ दी थी। कंग पिल्लू आसपास देखता है और पूछता है, यहाँ इतना खून खराबा आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो उस मोटे लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा जल्दी में है, इसीलिए सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ मिलेंगे, जल्दी बताओ। एक हाँ वो मोटा लड़का खड़ा होता है और कंग पिल्लू को गालियां देने लगता है, तू साले हरामखोर अभी तक नहीं बदला, अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, इतने सालों के बाद मिल रहा है कम से कम, हेलो तो बोल। कंग पिल्लडू, मुझे पहचाना क्या? कंग पिल्लडू चुपचाप वहां खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो लड़का कंग को याद दिलाता है कि कैसे हाई स्कूल के समय उसने उसकी आंख फोड़ दी थी। वो फिर से कहता है, हाँ तो कंग, मुझे एक आंख से अंधा करने के बाद कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? कई सालों से तुझे नहीं देखा। अब कंग पिल्लू जवाब देता है, अब एक गधे की औलाद। कंग पिल्लडू कहता है, काफी साल हो गए, कम से कम ऐसा तो दिखा कि तू मुझे देखकर खुश है। मोटा बोला, तो क्या तू बस यूं ही खड़ा रहेगा उस मूर्ख जैसी शक्ल लेकर? कंग पिल्लडू सीधा मुद्दे पर आता है, बहुत हो गई तेरी बकवास, सीसीटीवी फुटेज दे दे, मुझे बस वही चाहिए। ओ सीसीटीवी तो तू इसी के लिए आया है? हाँ, कोई ताज्जुब नहीं कि बाहर इतना शोर था, तू तो आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। वो थोड़ा और पास आता है और तंज कसते हुए कहता है, तू पहले भी ऐसा ही था, जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर हासिल करता था, इसलिए तो सब तुझे कहते थे क्या पिल्लू द साइकोपैथ। कंग पिल्लू ठंडे लहजे में, ओए, एक आंख वाले भूतनी के कब से बकबक कर रहा है अकेले ही? मोटा आदमी गुस्से से कांपता है, तू मुझे जानता भी है, तुझे सच में याद नहीं तूने मेरी एक आंख निकाल दी थी सिर्फ इसलिए कि मैं ज्यादा बोलता था? कंग पिल्लू थोड़ी देर सोचता है और फिर आंखें सिकोड़कर कहता है, अरे हाँ किया था क्या? मोटा आदमी पागलपन में चीखता है, क्या कहा तूने? किया था क्या? तुझे याद है या नहीं? जवाब दे। ओ ए, कंग पिल्लू अब उसे घूर रहा होता है। मोटा आदमी गुस्से में चाकू निकालता है और कहता है, अब देखता हूं जब मैं तेरी आंखें निकालूं तो याद आता है या नहीं। वो चाकू लेकर पील्डू की तरफ दौड़ता है। वो एक झटका मारता है, लेकिन पील्डू बड़ी फुर्ती से पीछे हट जाता है, वार चूक जाता है। दूसरी बार फिर वार करता है, पील्डू इस बार नीचे झुककर बचता है। तीसरी बार जब सीधा चाकू की नोक उसकी आंख की तरफ आता है, पील्डू पीछे की ओर झुककर वार को फिर चूकने देता है, लेकिन इस बार उसकी गाल पर हल्की सी कट लग जाती है, खून की एक पतली धार बहने लगती है। मोटा आदमी हंसता है और कहता है, देखा कमीने, इतना तेज है ये, तुझे पता भी नहीं चला कि कट गया।
मोटा लड़का चाकू की धार को अपनी जुबान से छांटते हुए कै पिल्लू की आंखों में झांकता है और धीरे और साइको हंसी के साथ बोलता है, तो क्या ख्याल है, अब भी याद नहीं आया तुझे? कंग पिल्लू बिना झिझक अपनी ब्लजर उतारते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद मैं बेकार लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता, हो सकता है मैं तुझे याद करना ही नहीं चाहता। वो अपनी शर्ट की बाहें मोड़ता है, चेहरा अब लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। पिल्लू बोला, क्यों इतनी बुरी तरह चाहता है कि मैं तुझे पहचानूं? मोटा लड़का अब पूरी तरह गुस्से और पागलपन से भर चुका होता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और सांसें तेज। वो गला फाड़ते हुए चिल्लाता है, ठीक है, अब तेरे जिस्म पर ऐसे निशान छोड़ूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इसके बाद वो फिर से चाकू लेकर दौड़ता है, लेकिन पिल्लू एक कदम साइड में लेता है और वार चूक जाता है। लेकिन तभी मोटा लड़का चालाकी दिखाता है और चाकू का रोटेशन मोड़कर अचानक से पिल्लू के कंधे पर जोरदार वार करता है। चाकू गहरे धंस जाता है। वो मोटा हंसी और बदले की भावना के साथ बोलता है, तुझे नहीं पता मैं कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब तुझे टुकड़ों में काटूंगा और अच्छे से संभाल कर रखूंगा। खून तेजी से बहता है। पिल्लू की शर्ट लाल हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में हारने की एक भी झलक नहीं। वो गहरी सांस लेता है, मोटे का हाथ पकड़ता है और जोर से खींचकर उसे अपनी तरफ लाता है और फिर सर से उसके सिर पर एक जबरदस्त वार करता है। धड़ाम! मोटा दूर जाके गिरता है, उसके सिर से खून बहने लगता है और फर्श पर खून की धारा बन जाता है। कंग पिल्लू लहूलुहान कंधे के साथ उसकी तरफ देखता है। वो गुस्से से सांस लेते हुए कहता है, अब याद आया, उस वक्त मुझे तेरी दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए थीं। मोटा लड़का पीलू की तरफ देखते हुए कहता है, कर ले जितनी बकबक करनी है पीलू, बहुत जल्द तू पछताएगा। वो एक बार फिर हाथ में चाकू पकड़ता है और पिल्लू पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन पिल्लू एकदम फुर्ती से खुद को डिफेंड करते हुए पीछे हट जाता है और मौका ढूंढते ही उसके मुंह पर जोरदार पंच देता है और फिर एक और पंच। वो लड़का अपना चाकू फेंकता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। पिल्लू यहीं नहीं रुकता, वो फिर से एक पंच लॉन्च करता, लेकिन सडन वो रुक जाता है। कंग मोटे लड़के को इग्नोर करते हुए सीधा कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ता है। वो कंप्यूटर में सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस ढूंढने लगता है। कंग पिल्लू उस लड़के को वार्न करते हुए कहता है, पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर देखता हूं तेरा क्या करना है। अब बस चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह पीछे खड़ा रह। वो कंग की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, तू ये इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ तभी कंग को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें उसकी माँ उस लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कुछ कह रही होती है। कंग उससे पूछता है कि आखिर ये तेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही है, लेकिन इतने में तभी वो लड़का पीछे से रूम की लाइट बंद कर देता है और अंधेरे में कहीं से आवाज आती है, तू जानना चाहता है तेरी माँ आखिर यहाँ क्या करने आई थी और मेरे आगे उसने घुटने क्यों टेके। वो पिल्लू को चिढ़ाते हुए कहता है, मेरा प्यारा पिल्लू ये सब जानने के लिए क्यूरियस होगा, है ना पिल्लू? कंग सामने देखता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ एक चाकू आता है जो सीधा कंग के शोल्डर्स पर लगता है। कंग उस चाकू को निकालकर नीचे फेंक देता है और उस मोटे लड़के को कहता है, ये खेल खेलना बंद कर और सीधा मुद्दे पर आ। तब वो मोटा लड़का उसका पूरी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि एक दिन तेरी माँ हमारी इस इमारत में आई थी। वो कह रही थी कि उसे कुछ ऐसा सामान चाहिए जो सिर्फ यहीं पर मिलता है। वो कह रही थी कि उसे भी वो माल चाहिए, इसके लिए वो हमें अंधा पैसे देने के लिए तैयार है। अब इतनी बड़ी मछली हम अपने हाथ से भला कैसे जाने देते। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। कंग की माँ कहती है, प्लीज इस फॉर्म में जो भी लिखा है मुझे वो सब चाहिए। वो लड़का कहता है, जरूर, लेकिन ये सामान मार्केट की किसी आम डिपार्टमेंट स्टोर पर नहीं मिलेगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्या ये सामान मुझे मिल पाएगा? मोटा लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि तुम हमें इतना बड़ा अमाउंट दे रही हो तो हम इसका इंतजाम कर देंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मुझे कुछ और भी चाहिए। कंग की माँ कहती हैं, मुझे जो चाहिए अगर तुम मुझे वो दिला सको तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कै पिल्लू ये सब बातें सुन रहा होता है। सामने नाइट विजन गॉगल्स लगाए वो लड़का कहता है, तेरी माँ हमें कुछ भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन ऑब्वियसली उसे जो चाहिए पहले वो हमें देना था। कंग पिल्लू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो लड़का हिंट देते हुए कहता है, तेरी माँ ने जो फॉर्म दिया था उसमें लिखा था एक मिडिल एज्ड टॉल वुमेन व्हाइट स्किन के साथ, जिसके लंबे बाल हों और लाल आंखों के साथ। तुझे कुछ समझ आया पिल्लू? अब पिल्लू ये सुनकर डर जाता है, क्योंकि शायद उसे समझ आ गया होता है कि वो आगे क्या बोलने वाला है। वो लड़का फिर से कै की तरफ निशाना लगाते हुए कई सारे चाकू फेंकता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही सोचा तूने। वो अपने जैसी औरत की डेड बॉडी ढूंढ रही थी जो ठीक उसके जैसी दिखे, उसके जैसी एक लाश, जिसका मतलब ये है कि उसे कोई चाहिए था जो उसकी जगह मर सके। उस रूम में पूरी तरह अंधेरा होता है, जिसकी वजह से कंग पिल्लू को कुछ दिख नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वहां पर चुपचाप डिफेंसिव पोजीशन लिए खड़ा होता है। लेकिन उस मोटे लड़के ने नाइट विजन पहन रखा होता है, इसीलिए उसे सब दिख रहा होता है। वो चिढ़ाने के लिए पीलू को कहता है, तेरी माँ एक लाश ढूंढ रही थी, ये जानकर तुझे काफी शौक लगा होगा। पीलू, अभी भी समय है,
मेरे आगे घुटने टेक ले, मुझसे माफी मांग ले। तेरी माँ ने भी आखिर यही तो किया था। देखो पील्लू, माफी मांग ले, नहीं तो मुझे भी तेरे जैसा बनना पड़ेगा। जो चाहिए उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। वो मोटा लड़का कंग पिल्लू की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी लाल आंखें एकदम तेरी माँ जैसी हैं। तेरी माँ को मैंने बोला था कि मैं उसे एक लाश ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके बदले में उसे अपने बेटे की आंखें लाकर देनी होंगी। ये सुनते ही कंग गुस्से से गरजने लगता है। वो अटैक तो करना चाहता है, लेकिन उससे कुछ दिख ही नहीं रहा होता। लेकिन बहुत ज्यादा गौर से देखने पर उसे हल्का सा दिखाई देने लगता है। वो मोटा लड़का अपना कंटिन्यू रखता है और एक के बाद एक चाकुओं से कैं पर अटैक कर रहा होता है। वो कहता है, तू जानता है पील्डू, तेरी माँ ने आंखें लाने से मना कर दिया था। शायद तुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, लेकिन वो बेचारी पूरे दिन मेरे सामने भीख मांगती रही। अब ये सब बोलते बोलते वो कंग पिल्लू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है, जिससे कंग को और ज्यादा हिंट मिलने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो कहता है, जब तेरी माँ ने तेरी आंखें लाने से मना कर दिया तब मुझसे कोई मिलने आया था। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं उन्हें कैं की माँ सौंप दूं तो वो लोग मुझे कंग पी लड्डू से मिलवाएंगे। जब वो कैं के काफी पास आ जाता तब वो कहता है, अब बस बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। बाकी की कहानी ऊपर जाकर अपनी माँ से पूछना। बाकी तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ये कहते ही वो कंग पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, बट फॉर हिज बैड सेक कंग उसे देख लेता है। जिसके बाद वो मोटा लड़का अचानक डर जाता है। क्या तू मुझे कैसे देख पा रहा है, इतने अंधेरे में कैसे? और तभी कंग कहता है, बहुत हुआ। और इसके बाद दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें उस मोटे लड़के के नाइट विजन गॉगल्स नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद मोटा लड़का कैग से बोलता है, तो ये सब सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स गिराने के लिए? तुझे क्या लगा पील्डू, तू मुझे ऐसे हरा लेगा? मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है। अब छुपना बंद कर और सामने आ, बाहर आ, कुत्ते की औलाद। मुझसे डर गया क्या? तभी कैंग पीछे से आवाज देता है, क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? वो बोला, तू पागल है, मुझे कैसे दिखेगा, यहाँ तो अंधेरा है। कैग पिल्लू कहता है, लेकिन मैंने तो लाइट ऑन कर दी है, बस तुझे ही नहीं दिख रहा। ये सुनकर वो मोटा डर जाता है। अबे क्या बकवास कर रहा है, मेरे सामने तो सब अंधेरा है। तब कंग कहता है, शायद ये ब्लेड्स सच में काफी तेज हैं, तेरी आंखें कट गईं और तुझे पता भी नहीं चला। तभी मोटे लड़के का ध्यान उसकी आंखों पर जाता है। मेरी आंखें? नहीं नहीं। वो कैं के आगे घुटने टेक देता है और फिर धीरे धीरे करके कैं सहारे खड़ा होता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, पहले मैंने सोचा था कि तेरी एक आंख निकालकर खुद इम्प्लांट करवा लूंगा, लेकिन अब दोनों करनी पड़ेंगी। कंग अपना हाथ उठाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा देता है। ये थप्पड़ इतना तेज होता है कि मोटे लड़के की दिशा ही बदल जाती है। वो मुड़कर कंग की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये किस लिए मारा। कंग उसके पास बैठता है और समझाता है, मुझे पक्का पता है कि तेरा ये राइट वाला ईयर भी काम नहीं कर रहा, इसका पर्दा फट चुका है। मोटे लड़के को सच में कुछ भी नहीं सुन रहा होता। वो कहता है, अबे क्या बोल रहा है तू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कंग उसे उसके बालों से पकड़ता है और साफ साफ कहता है, अब जो मैं पूछने वाला हूं उसका चुपचाप जवाब देना, नहीं तो तेरा दूसरा कान भी जाएगा। वो कौन लोग थे जो तुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रहे थे? कौन थे वो लोग जो मेरी माँ को ले गए? कुछ देर तक क्या पील्डू सवाल जवाब करता है और उस मोटे लड़के से सच उगलवाता है, लेकिन तभी अचानक कंग टैगो भी अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ब्लैक सूट पहने हुए ढेर सारे आदमी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सीधा उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां कंग पिल्डू गया था। अब आगे क्या होगा? क्या कंग पिल्डू इन सब का मुकाबला कर पाएगा या फिर अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है? यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।